थप्पड़। दादाजी की आवाज सख्त हो गई। व्योम को बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 39। हॉस्पिटल। दादाजी को सामने देखकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। वहीं दादाजी चलते हुए रूहानिका और मेहर के पास आए। वो दोनों बस उन्हें ही देख रहे थे। रूहानिका और रिया ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। रूहानिका तो उनसे आज ही मिली थी, पर रिया ने उन्हें कई बार अखबारों में देखा था। इस वजह से उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। वहीं मेहर बस एकटक सामने खड़े बुजुर्ग आदमी को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो है कौन, और उनके आते ही सबके चेहरे पीले क्यों पड़ गए। वहीं दादाजी रूहानिका की तरफ देखकर बोले, बेटा, तुम उस पर गुस्सा क्यों हो रही हो? उस बच्ची की क्या गलती? उनकी बात सुनते ही सब उन्हें देखने लगे। वहीं कुछ दूर पर खड़े वंश का मुंह खुल गया और उसके बगल में खड़े रियांश ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। वो समझ चुका था कि दादाजी को सब कुछ पता चल चुका है और अब तो भगवान भी व्योम को नहीं बचा पाएंगे। वो निराशा से सब कुछ ध्यान से सुनने लगे। वहीं वंश भी सिर न हिलाते हुए मन में बोला, आज तो सब गए। दादाजी मुझे भी नहीं छोड़ेंगे आज। ये बोल वो धीरे धीरे खिसकते हुए रियांश के पीछे जाने लगा। उसे खिसकता देख दादाजी एक सख्त और तेज आवाज में बोले, जहां हो तुम वहीं रहना। आज तुम तीनों भाइयों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वह गुस्से में लाल हो चुकी आंखें लिए वंश को घूरने लगे। वहीं वंश तो डर कर अपनी जगह पर जमसा गया। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके गले में ही उसकी आवाज फंस गई हो। पर फिर भी बिना किसी हरकत के वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उनके मुंह से भाइयों सुनते ही मेहर नासमझी में सामने खड़े रियांश और वंश को देखने लगी। वहीं दादाजी कुछ पल ऐसे ही गुस्से में वंश और रियांश को घूरते रहे। फिर अचानक वह दोबारा मेहर की तरफ मुड़े और नरमी भरी आवाज में उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, तुम ठीक हो ना, बेटा? उनकी बात सुन मेहर ने उनकी तरफ देखते हुए जल्दी जल्दी सिर हिला दिया। वहीं उसकी बच्चों वाली हरकत देख दादाजी भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। वह उसे और रूहानिका को देखकर बोले, मुझे माफ कर देना, आज हमारी वजह से ये सब हुआ। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी रूहानिका बीच में उन्हें देखकर बोली, सर, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? प्लीज, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। रूहानिका की बात सुन वह मुस्कुराते हुए आंखों में शर्मिंदगी लिए बोले, बेटा, आज जो भी कुछ व्योम ने किया उसके पीछे कहीं न कहीं मेरी ही दी हुई परवरिश है। इसलिए मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। वहीं उनकी बात सुनते ही रियांश की मुट्ठियां कस गईं। उसने कभी अपने दादाजी को किसी के सामने ऐसे शर्मिंदा होते नहीं देखा था, पर आज व्योम की हरकत की वजह से उनके दादाजी सबके सामने हाथ जोड़ खड़े थे। ये बात रियांश के दिल में गहरी उतर रही थी, पर वह चाहकर भी आगे बढ़कर उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि आज जो हुआ था वह काफी गलत था। आज व्योम की वजह से बात किसी की जान तक पर आ सकती थी। वहीं वंश का भी यही हाल था। वह भी खुद में ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर चाहते हुए भी वह आगे नहीं बढ़ सकता था। उधर जब रूहानिका ने उन्हें हाथ जोड़ते हुए देखा तो उसने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, सर, प्लीज ये क्या कर रहे हैं आप? वहीं अब मेहर भी अपनी चुप्पी तोड़कर बोली, देखिए प्लीज, आप ऐसे मत कीजिए। वहीं दादाजी रुक गए। मेहर को अब तक समझ आ चुका था कि जरूर व्योम से उनका कोई रिश्ता है। वह फिर बोली, देखिए प्लीज, आप माफी मत मांगिए। सारी गलती सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी है। वहीं ये सुनते ही दादाजी नासमझी में बोले, मतलब?
उनकी बात सुनते ही मेहर अब एक-एक कर सब कुछ उन्हें बताने लगी। वहीं दादाजी चुपचाप खड़े उसकी सारी बातें सुन रहे थे। अंत में मेहर का सिर भी शर्म से झुक गया। वह धीरे से बोली, मैं बस उस व्योम को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। वहीं रूहानिका, जो खड़ी आंखों में आंसू लिए मेहर को देख रही थी, उसे आज मेहर पर काफी प्राउड फील हो रहा था। हाँ, जरूर मेहर ने इतना बड़ा झूठ बोला था, पर अंत में उसने अपनी गलती भी मानी थी। गलती करना बड़ी बात नहीं होती, उस गलती का पछतावा होना और उसके बाद माफी मांगना सबसे बड़ी बात होती है। और ये हुनर सबके अंदर नहीं होता, ये सिर्फ दिल के साफ लोगों के अंदर होता है। दादाजी मन में ये सोचकर मुस्कुरा रहे थे, पर ये मुस्कान उन्होंने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। वह बस चुपचाप मेहर की मासूमियत देख रहे थे। अंत में वह चुप हो गई और उसने डर से सिर झुका लिया। उसका झुका सिर देख दादाजी बस मन में मुस्कुरा कर रह गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और वंश की तरफ मुड़कर गहरी आवाज में बोले, अभी के अभी व्योम को फोन करके यहाँ बुलाओ और कहो कि 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचे। उनकी सख्त आवाज सुनते ही वंश ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और फोन निकालकर व्योम को कॉल मिलाने लगा। कुछ समय बाद दादाजी के सामने सिर झुकाए व्योम खड़ा था। वो अभी अभी आया ही था कि तभी उसे सामने देखते ही दादाजी ने एक जोरदार थप्पड़ व्योम के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि मेहर तक कांप गई। ऐसे ही दादाजी ने करीब 4-5 थप्पड़ व्योम के गालों पर जड़ दिए। वहीं मेहर को ऐसा लगा मानो ये थप्पड़ व्योम को नहीं, उसे पड़े हों। उसकी आंखों में नमी आ गई। वहीं व्योम का गाल एक तरफ झुक गया, पर उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए ये सब अब एक और आम दिन जैसा बन गया था, जब वो अपने दादाजी से मार खा रहा हो। वहीं दादाजी ने एक बार फिर व्योम को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर इस बार मेहर सामने आ गई। उसे सामने देखते ही वहां खड़े हर इंसान की आंखों में हैरानी आ गई। दादाजी सामने मेहर को देखकर बोले, बेटा, ये क्या कर रही हो? इसे क्यों बचा रही हो? उनकी बात सुनते ही मेहर धीरे से सिर झुकाए बोली, क्योंकि सारी गलती सिर्फ व्योम की नहीं, मेरी भी है। अगर मैं झूठ नहीं बोलती, तो ये सब नहीं होता। आप प्लीज उसे मारिए मत। मेहर की बात सुनते ही दादाजी बोले, पर उनकी बात पूरी होने से पहले ही वंश बोला, दादाजी, प्लीज जाने दीजिए। व्योम को अपनी गलती का एहसास है। वहीं अब रियांश भी बोला, जी दादाजी, आज उसने जो किया, उसका पछतावा हो चुका है। प्लीज अब उसे माफ कर दीजिए। उन सब की बात सुनते ही अब रूहानिका भी बीच में बोली, जी सर, प्लीज अब उसे माफ कर दीजिए। उन सब की बात सुनकर दादाजी थोड़े शांत हुए। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, आज मैं इसे इसकी हरकत के लिए छोड़ रहा हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं कि इसकी सजा नहीं मिलेगी। ये सुनते ही सब दादाजी को हैरानी से देखने लगे। वहीं व्योम भी सिर उठाकर दादाजी को देखने लगा। अचानक दादाजी बोले, व्योम अब यहाँ नहीं रहेगा। कल शाम को वह यहाँ से अब्रॉड जाएगा। अब वह वहाँ अपनी पढ़ाई और वहाँ का ऑफिस संभालेगा। क्या होगा आगे? जहाँ एक तरफ व्योम, वहीं दूसरी तरफ मेहर। क्यों बचा रही है वो व्योम को? क्या दादाजी का गुस्सा शांत होगा? और क्या व्योम सच में यहाँ से चला जाएगा? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा।